तुम करके नहीं आते। पैरामैग्नेटिक सैंपल है, देखो क्या लिखा हुआ है पहले। अच्छा यही बता दो मेरे को गिवन क्या क्या है। चलो सर केएस का ऑप्शन डी आएगा। किया है, वेरी गुड। बताओ मुझे गिवन क्या क्या है, किसने किया है, हैंड रेज करो। वेरी गुड अंकिता। बताओ मेरे को गिवन क्या क्या चीज है, बताओ। सर ने हमें एम दिया हुआ है 6। क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 6। थोड़ा सा और सोचो, एम मतलब क्या, नाम बोलो एम का। बाकी सब भी बताओ, सिर्फ अंकिता नहीं, बाकी सब बताओ। मैग्नीशियम। मैग्नेटाइजेशन, हाँ बिल्कुल। क्या है ये, हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा वेरिएबल है। एच है, आई है, एम है, क्या है। सर एम। एम, एम क्या तो मैग्नेटिक मोमेंट होती थी वो तो। क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट है, बताओ भाई। बाकी सब अंकिता के अलावा और कोई नहीं करके आया। कम से कम ये तो बताओ गिवन क्या चीज है। नेट मैग्नेटाइजेशन, इसकी यूनिट देखो क्या है। एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। कई बार बच्चे एच से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है आई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई होती है। मैग्नेटाइजेशन ही तो दिया हुआ है, आई की वैल्यू दी हुई गिवन है, वो क्या होती थी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट को एक बार निकालनी है, चेक करना है। मैग्नेटिक मोमेंट को लिख दो आई इंटू ए, यही लिखते थे। वॉल्यूम को लिख दो एल इंटू क्यूब, यानी मीटर का क्यूब। आई को किस में मेजर करते हो, एम्पियर में। एरिया को मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब है, तो ये क्या यूनिट बन गई, एम्पियर पर मीटर। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, मतलब 6। आई। आई की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गिवन क्या है, आई। सर बस यही समझ नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में। चलो फिर अब कर दो। मैग्नेटिक आई, आई की वैल्यू गिवन है कितनी, 6। और किसकी वैल्यू गिवन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी की। तो बी की वैल्यू क्या गिवन है, 0.4। 4 टेस्ला। टेम्परेचर गिवन है कितना, 4 केल्विन। 4 अगर इसी को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, किस में रख दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा पहले तो ये, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ये सब था, ये कंडीशन थी। अब इसी सैंपल को दूसरी कंडीशन में रख दूं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल। कितना एक्सटर्नल तो उसमें भी था, लेकिन कितना है अब, 0.3 और आई की वैल्यू निकालनी है। देखो उसने यही पूछा ना, मैग्नेटाइजेशन बताओ, तो आई की वैल्यू तो निकालनी है। और क्या गिवन है बताओ, सेकंड केस में टेम्परेचर कितना गिवन है, 24 के। आई की वैल्यू क्या करनी है सर, निकाल। तो पहले केस में उसने कहा पहले मैग्नेटिक फील्ड, पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखा, उसकी आई इतनी थी, टी टाइम, टेम्परेचर इतना था। अब मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, टेम्परेचर इतना दिया, तो क्या निकालो, आई। तो क्या अप्रोच लगाएं, वही सर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली अप्रोच। जो तुम्हें पता है पहले वो करो, लिखो, और उसको किस में चेंज कर दो, गिवन चीजों में। जो भी तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स होंगे, जैसे ये वाला चैप्टर है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम जहां से शुरुआत कर सकते हो वो वाला फॉर्मूला लिखो और उसको कन्वर्ट कर दो गिवन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड का तो मेरे को याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक लो पता है जो टेम्परेचर को रिलेट करता है। क्या था वो लो, क्यूरी लॉ। क्या कहता था, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी, यही कहता था। यस सर। यहाँ पर होता था कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं इसी का फॉर्मूला लेता हूँ, लेकिन ससेप्टिबिलिटी तो मेरे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी। टेम्परेचर दे रखा है, हाँ, सी तो कांस्टेंट है, ये तो बात की बात है। तो मेरे को ससेप्टिबिलिटी को चेंज करना पड़ेगा कौन से बाकी वेरिएबल्स में, टेम्परेचर तो आ गया, क्या रह गया, आई और, तो बी और आई। इसकी फॉर्म में क्या ससेप्टिबिलिटी का कोई फॉर्मूला पता है मेरे को, सोचो, ससेप्टिबिलिटी और आई का कोई रिलेशन पता हो मेरे को।
बोलो बोलो बोलो। सर I equal to susceptibility into H ही पता है। हाँ, I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ये कहाँ से आया था सर? हमने ये लिखा था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, फिर एक कांस्टेंट आया था जिसको ससेप्टिबिलिटी बोला था, याद आया? आया याद? Yes, sir. Yes sir. ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I upon H. तो ससेप्टिबिलिटी की जगह लिख दो I अपॉन एच। अब देखो फॉर्मूले में T है, हाँ हमारे में भी है, I है, H नहीं है। H की जगह अब क्या लाना पड़ेगा? क्या रह गया गिवन B. चीजों में से? B. B। तो H की जगह B लाना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो H और B को रिलेट करता है? सोचो। B upon naught. हाँ हाँ, B इज इक्वल टू म्यू Mu नॉट naught इंटू into H। तो H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B upon mu naught. B अपॉन म्यू नॉट। तो H की जगह B अपॉन म्यू नॉट लिख दो। दिख रहा है क्या? B अपॉन म्यू नॉट डिवाइड में M डिवाइड के B तो ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, बताओ sir. तो कोई दिक्कत है तो इस लिखने में बताओ, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो? है कुछ दिक्कत? No, sir. No, sir. No sir. तो बस ये लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करनी है। सर दो केस दे रखे हैं, दोनों केस के लिए ये फॉर्मूला लगा दो। इसको बोल दो I1 B1 T1, इसको बोल दो B2 T2 I2। आओ फॉर्मूला लगा देते हैं। सर अब यहाँ पर देखो, I1 के पहले के लिए फॉर्मूला लिखो। I की जगह क्या लिख दूंगा? I1। B की जगह क्या लिख दूंगा? B1। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। T की जगह क्या लिख दूंगा? T1। इसी T1. फॉर्मूले में पुट किया सब कुछ। क्लियर है? तो पहले केस के लिए तो ये हो जाएगा। दूसरे केस के लिए क्या लिख दूंगा? I1 की जगह I2. I2 B2 म्यू नॉट C बाय T2। इन दोनों को क्या कर दूं? अगर क्या करूं? डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड कर दें। C से C गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, तो क्या आ जाएगा आंसर? बताना, बताओ बताओ फटाफट। क्या क्या रेशियो आ रही है? I1 बाय B1 और यहाँ क्या आएगा? into B2 upon I2 अपॉन B2। यही आ रहा है क्या लेफ्ट साइड पे? पहले तो ये देखो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो? क्या यही आ रहा है लेफ्ट साइड पे सबका? I1 Yes, अपॉन sir. B1 और B2 इंटू B2 अपॉन I2। देख लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। चुप कोई बच्चा नहीं बैठेगा। मैं क्लास एंड कर दूंगा अगर किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया तो। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछो, वरना क्लियर करेंगे। नहीं, समझ में आया? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बाकी Yes, सब sir. Clear है. यस सर। सर आ गया समझ। चले आगे। चलो Yes, sir. I1 Yes, अपॉन, sir. सर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो I1 अपॉन B1 है, वो तो लिख ही दिया। अब I2 अपॉन B2 करूंगा तो ये B2 डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। Multiply में। I2 और ऐसे यहाँ पर नीचे T1 है और T2 डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? T2 अपॉन T1 सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बस वैल्यू पुट कर दो बच्चों। I1 की जगह क्या गिवन है? 6. 6। B1 की जगह 0.4. B2 की जगह 0.3. I2 निकालना है। T2 की जगह 24. 4.14. T1 की जगह 4. तो ये तो कट जाएगा 6 पे, 6 से 6 ही कट गया, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 क्या आ गया? I2। यानी I2 क्या हो गया? 3/4। 0.7. वो क्या होता है? 0.7। 7.5. क्लियर है क्या? Yes. Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट है इसमें? बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है सर, पहले गिवन चीज लिखो और हमारा जो फॉर्मूला हमें लगता है लगेगा वो लगाओ, उसको गिवन चीजों में कन्वर्ट कर दो। मैंने ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T फॉर्मूला यूज किया सिर्फ, उसके बाद अपने आप बनाया सब कुछ। मैंने गिवन वेरिएबल्स को देखा बस, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से मैंने इसको आगे ड्राइव किया है। समझ में आ रहा है क्या सबको? चलें आगे। Yes, sir. यस सर। सर बट ससेप्टिबिलिटी के फॉर्मूले से तो केवल एक टेम्परेचर ही मिल रहा था, फिर आपको कैसे आइडिया लगा कि मैं ये यूज करूं?
क्या 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 मिल रहा था टेम्परेचर मुझे? मैंने ये नहीं लगाया कि मेरे को लास्ट में क्या निकालना है उस हिसाब से ना, मैंने तो ये फॉर्मूला बताया कि मेरे को टेम्परेचर वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने तो टेम्परेचर का सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला यही तो पढ़ा हुआ है, ससेप्टिबिलिटी वाला। और कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? बताओ टेम्परेचर का। नो सर। तो हम No, वो यूज sir. कर लेंगे। अगर तुम्हें और कोई पता है तो तुम वो यूज कर लो। हमने तो पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ा था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। अगर तुमने कोई और पढ़ा है तो उससे स्टार्ट कर लो और उसको गिवन वेरिएबल में चेंज कर दो। क्लियर है? मेन बात ये है कि हमने जो पढ़ा है हम वो क्वेश्चन का फॉर्मूला अटेम्प्ट करेंगे बस। मुझे पता था ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, मैंने वो लिख दिया। अब देखूंगा कि मैं इसको गिवन चीजों में कैसे चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, हमने कल दो चीज पढ़ी थी, कोरेसिविटी और पिछली बार में कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू थी? ऊपर वाली जो आई ऊपर बच वाली। जाता था H0, आई की या एच की? ऊपर वाला देखो किसकी वैल्यू होगी? आई वाला आई वाले की। और नीचे वाली थी तुम्हारी एच की। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ था उसमें आई ऊपर था, एच क्या था? नीचे था। यही था ना? नीचे था। हाँ। यस। तो आओ, अब वो क्या कह रहे हैं सुनो। वो कह रहा है बीएच कर्व दे रखी है फेरोमैग्नेट की। फेरोमैग्नेटिक स्पेस इनसाइड ए सोलेनोइड विद 1000 सिस्टम। वो फेरोमैग्नेट को कहाँ रखा हुआ है? सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, करंट बताओ सोलेनोइड में कितना पास करूं कि वो फेरोमैग्नेट क्या हो जाए सर? क्या हो जाए फेरोमैग्नेट? डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज, यानी उसकी आई की वैल्यू क्या हो जाए? तो बताओ। आई डीमैग्नेटाइज, तुम रिवाइज नहीं कर रहे बच्चे। आई को हम डीमैग्नेटाइज को मैं किससे बताता था? डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है या मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये मैं आई से बताता था। अगर आई मेरी 0 हो जाए तो मेरी क्या हो जाएगी सर? डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी पूरी तरीके से। क्लियर है? अगर आई मैक्सिमम हो तो मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम है। तो आई को 0 करने के लिए मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ता था एक्स्ट्रा? रिवर्स डायरेक्शन में एच की एच वाला। एच वाला। तो यानी अब मेरे को डीमैग्नेटाइज करना है तो मेरे को एच देना पड़ेगा। और सोलेनोइड के लिए एच का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है बार बार। क्या होता था सोलेनोइड के लिए एच का फॉर्मूला? डराइव भी करवाया था पिछली बार। नंबर NI होता था, एन छोटा आई, n है जिसमें एन आई। एन क्या था सर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। तो एन की जगह क्या लिख दूं? एन बाय एल। ये सिंपल, अगर तुमने नहीं भी लिखना वो एग्जैक्टली गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है देख लो क्वेश्चन में। 1000। 1000 पर सेंटीमीटर। और करंट की वैल्यू तुमको निकालनी है क्योंकि वही तो पूछा, करंट बताना है। और एच की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन में? ग्राफ में देख के बताओ। कल पिछली बार मैंने बताया था कितनी होगी? -100। -100 या +100, दोनों बातें सेम ही है ना। मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। अब मेरे को नहीं पता ना कौन सी साइकिल पे, इस साइड है या इस साइड है। दोनों ही तो कोरेसिविटी थी, चाहे इस यहां से यहां तक देख लूं, चाहे यहां से यहां तक देख लूं। क्लियर है ना? दोनों ही तो क्या थी सर? कोरेसिविटी है ना। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो सिर्फ क्या ले लूंगा सर? 100। और तुम्हें पता है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ना, सिंपल बात करेंगे हम। तो अब 100 से 1000, अच्छा इसको कन्वर्ट करो। 100 इज इक्वल टू 1000। सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 100। डिवाइड के भी डिवाइड बाय करूंगा तो वो 100 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। इंटू में आई। 100 से 100 कट गया तो 1/1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। 1/1000 यानी 10⁻³ -3। और 10⁻³ का मतलब क्या आएगा ऑप्शन? बी। 1 मिली एम्पियर ही तो क्या होता है? 10⁻³ क्लियर है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से। Yes. मैंने कुछ नहीं किया अभी भी। ये जो कोरेसिविटी रिटेंटिविटी वाली बात थी सिर्फ वही देखी और कुछ नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं, सब बच्चे ऐसे करते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व का क्या फायदा है। कई बार तो हमें छुड़वा भी दिया जाता है हिस्टेरेसिस। बट हिस्टेरेसिस से क्वेश्चन बनते हैं। हिस्टेरेसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्चुअल नॉलेज आनी चाहिए।
हिस्टैरिसीस के ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एच का फॉर्मूला आ गया जैसे। अब हमें हिस्टैरिसीस में ये तो पता होता है, डिटेंटिविटी, कोरेसिविटी लर्न कर जाते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे को यही नहीं पता होता कोरेसिविटी है तो वो किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है या आई की वैल्यू है। रिटेंटिविटी है तो वो किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है या आई की वैल्यू है। अब मुझे पता था मैंने डीमैग्नेटाइज करना है, यानी आई को 0 करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, एच देना पड़ेगा। तो एच का फॉर्मूला मैंने लगा दिया सोलेनोइड के केस में, जो हमने डिराइव किया था। क्लियर है सबको? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. सर अगर कंप्लीटली मैग्नेटाइज करना होता तो? कंप्लीटली मैग्नेटाइज करना होता तो फिर H इज इक्वल टू एन आई लगाता, लेकिन मैग्नेटाइज ना करता। अच्छा उल्टा बोल रहे हो तुम, रुक जाओ, क्या बोल रहे हो, कंप्लीटली इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटाइज। तो मैं H की वो वैल्यू देखूंगा जब मेरा ग्राफ सेचुरेशन पे आ जाता है, जब मैक्सिमम मैग्नेटाइज। तो देखो वहां कब आ रहा है, H की वैल्यू कब आ रहा है, 200 पर। 200 से थोड़ी सी पहले, मान लो 180 गिवन है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, H इज इक्वल टू, लेकिन ये B के साथ रिलेशन दे रखा है, तो मेरे को अब किस चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं ये देखो। पहले तो मैग्नेटाइज करना है तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, अगर करंट की पूछ रहे हैं तो सेम फॉर्मूला लगा दो, H इज इक्वल टू एन आई। एच की जगह अब लेकिन क्या लिखोगे, 180 180 या 190 जो भी है, आई की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। बस यही करना है। और दूसरे केस में अब जैसे यहां पर देखते तुम, कहां पर थे हम, जैसे ये H था यहाँ पर, क्योंकि हम कहां पर थे सर, कोरेसिविटी, हमने H की वैल्यू देखनी थी जब हमारा डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो मैं ग्राफ से ये वाली वैल्यू देखता था। अब मैंने 190 देख ली। अगर ये पूछ लेता इसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हो तभी आंसर निकल रहा है दूसरे वाला, वरना ये करवा के आगे चल पड़ते। अगर ये पूछ लेता बताओ इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ सकती है, तो वो क्या तुम निकालनी पड़ती है, तुम्हें दिख ही रही है, देखो सर 2 मैक्सिमम। हाँ 2 टेस्ला या 2, जितना भी दे रखा, अगर ये टेस्ला में है तो 2 टेस्ला, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें बी ना दे रखा होता और एच दे रखा होता तो तुम क्या फॉर्मूला यूज कर लेते, सेचुरेशन पॉइंट वाला एच निकाल लो, कितना दे रखे, मान लो 200 ही दे रखे मान लो, तो बी इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला भी तो पता है तुम्हें, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच। एच की वैल्यू तुम पता कर लो सेचुरेशन पॉइंट पे कितनी थी। सेचुरेशन पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्या होती है भाई मैग्नेटाइजेशन होती है ना सबसे ज्यादा, उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस केस में तुम्हें एच की वैल्यू दे रखी है 200, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है, क्या बी नहीं निकल जाएगा? यस सर। तो बस वहां से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये ग्राफ को पढ़ के ये सब आंसर निकलते हैं तुम्हारे। तो एक बार तुम्हें ये पता चल गया रिटेंटिविटी क्या है, सब कुछ तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यही आंसर आ गया बच्चे, 10⁻⁻। अब आप बात करेंगे नया चैप्टर जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आज के लेक्चर के बाद हम क्या पढ़ लेंगे सर, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंस लॉ, और कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आज प्रॉब्लम्स पूरी हो पाए हमारी, इसलिए मैंने वहां पे स्पेशल मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव के नीचे क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 दिख रहा है ना सबको लास्ट में। Yes. तो इसलिए हम कल Yes, करेंगे वो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू। कल के लेक्चर में तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करें। चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन बताएगा? पूछो सर इंडक्शन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ जाता है जब। और भी इंडक्शन का दूसरा मतलब भी बताया था, मतलब इसी को रिलेट करो अच्छे से, पैदा हो जाना, इंड्यूस हो जाना। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इंड्यूस हो जाना, ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, फिर सोचो थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके कारण इंड्यूस प्रोड्यूस करता है क्या प्रोड्यूस करता है? EMF. ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। जो तुम बोल रहे हो केशव वो तो हम कर चुके हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। देखो करंट कैरिंग वायर, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी थी ना, उसके अबाउट क्या मिलता था हमें, अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो हम कर चुके हैं। अब इसका उल्टा करेंगे सर। अभी हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना रहे हैं? करंट। करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट का बनना, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है किसके कारण क्या बन रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब क्या बन रहा है? करंट बन रहा है सर। उसी को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और कब इसको मैं करंट बोलूंगा, कब मैं इसको ईएमएफ बोलूंगा, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर टाइम में। ठीक है, चलें आगे। तो फिलहाल Yes, सिर्फ sir. समझना, देखो ध्यान से, डेफिनेशन ही देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या लिखा हुआ है पढ़ो सब, क्या लिखा हुआ है दिख रहा होगा सबको? ड्यू टू द चेंजिंग क्या? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या बन रहा है सर? करंट या ईएमएफ। Current. इसी को क्या बोल रहे हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या? Induction. उसी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में फैराडे ने बताया था पहले, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। इसके तक पहुंचने के लिए हमें किसी एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई सिंपल सी बात है, मैं अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स वाला हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम है। वहां पर क्या फॉर्म, वहां पर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? कि गिवन एरिया से कितनी लाइंस जा रही हैं इलेक्ट्रिक जो फील्ड नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल। अभी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था परपेंडिकुलरली। वैसे ही गिवन एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? ई डॉट डी है। Dot ds is equal to ई डॉट डी ए या ई डॉट ए बोल दो, है ना? इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा मैं, वो तो गॉस लॉ था। उसने तो बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है। हम तो सिर्फ अभी फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। मैग्नेटिक, अब ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डॉट ए हो जाएगा। बी डॉट ए। और बी डॉट ए का मतलब बी ए कोस थीटा। बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ए होगा एरिया वेक्टर, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। angle. क्लियर है? अभी मैंने तुम्हें पता है, अभी थोड़ा सा आगे, एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है ना ये बात? Perpendicular. हमेशा ही करते आए हैं हम। अब देखो ध्यान से, यही था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये इसको क्यों जरूरत पड़ी करवाने के लिए? सीधा फैराडे लॉ से स्टार्ट कर सकते थे ना, बट अगर तुम फैराडे लॉ देखोगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखोगे, तो वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, फ्लक्स के ऊपर। सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? फ्लक्स के ऊपर। और फ्लक्स से ही निकल के आता है कि फैराडे लॉ कैसे। अभी फैराडे लॉ को समझना हमारा सिर्फ किसके थ्रू कर सकते हैं हम वो काम? फ्लक्स। फैराडे लॉ और उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट जो है, वो तभी समझ में आएगा जब हमें क्या आता होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हो। तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसको निकालना भी सीख चुके हैं वैसे तो हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ क्वेश्चन पीछे भी किया था, बट अभी देख लो इसको दोबारा से। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम। आओ, क्यों बोला मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स? भाई हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये कैसे पता लगेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स से, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो बताएगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही। अब कितनी को मैं गिन थोड़ी सकता हूं, तो मैं कितनी की जगह पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अमाउंट। क्या यूज कर रहा हूं? अमाउंट। Amount of magnetic field lines passing through any surface is magnetic flux perpendicularly. Clear है? Amount of magnetic field lines passing through the surface perpendicularly is known as magnetic flux. Clear है ना सबको? यस सर। तुम गिन नहीं सकते ना ऐसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में Yes, भी sir. अमाउंट बोलो तो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। क्या तुम गिन पाओगे कि 10 फील्ड लाइन जा रही है या 15 जा रही है? नो सर। इतना ही बता पाओगे ना कि ज्यादा फील्ड लाइन जा रही है या
कम जा रही है। कम जा रही है। तो अमाउंट बोलोगे तो सही रहेगा। अब आओ फ्लक्स निकालना देख लेते हैं बड़ी। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, एक सोलेनोइड दे रहा है, दिख रखा है अलोंग सोलेनोइड। कैसा सोलेनोइड है बच्चे? अलोंग सोलेनोइड विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर। कैसी रेडियस है? बोलो साथ साथ। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, इसके अंदर करंट जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, मैं अभी से बता देता हूँ, कल पिछली बार हमने इसकी मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने देखी थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती थी, याद है ना सबको? Yes, sir. अंदर से। यस सर। वो ये भूल मत जाना बस। चलो अब ध्यान से देखना, इसके अंदर करंट जा रहा है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है इसकी। सोलेनोइड कितने सेंटीमीटर लोग है? 70। 2 सेंटीमीटर। 70। करंट, ये इसकी रेडियस है कितनी? 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर करंट कितना है? 2 एम्पियर। इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 70। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 300। 300। ये है। अब ये सोलेनोइड कैसा दे रखा है बच्चे? मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, कैसा दे रखा है? आइडियल। आइडियल सोलेनोइड। अब तुम्हें क्या बताना है? फ्लक्स थ्रू लिंक्ड विद फ्लक्स लिंक्ड विद सर्कुलर सरफेस। किसका सर्कुलर सरफेस? अभी तो बताया ही नहीं सर। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इसके अंदर क्या जा रही है सर? करंट जा रहा है। उस करंट के कारण क्या बनेगी सर? सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखी है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, हम पियर सर्किटल लॉ से ड्राइव भी किया था सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को, याद है सबको? हाँ, यस सर। तो ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया। वो कह रहे हैं फ्लक्स बताओ, फ्लक्स किसके थ्रू? वो कह रहे हैं एक सर्कुलर सरफेस इमेजिन कर लो। कैसा सरफेस बच्चों? सर्कुलर सरफेस। दिख रहा है ये? तो वो सर्कुलर सरफेस कैसा है? देखो कैसा बता रखा है, बताओ कौन बताएगा मुझे कैसे बता रखा है? इट हैज अ रेडियस ऑफ 1 1 centimeter. सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, मतलब सर, और कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब समझ रहे हो? वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 1 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस, सोलेनोइड की रेडियस से छोटी है, तो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं। दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। अब इसका जो सरफेस है वो सोलेनोइड की एक्सिस, सोलेनोइड की एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना। अब देखो सोलेनोइड कौन सी एक्सिस पे है? ये रेड वाली जहाँ पे लाइनिंग आ रही है, ये एक्सिस है ना सोलेनोइड की। Yes, sir. ये सोलेनोइड की एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर जाने का मतलब समझ रहे हो? इसके परपेंडिकुलर जाने का मतलब क्या है बच्चों? कि ये सर्कुलर सरफेस मेरा ऐसे पड़ा है। ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये देखो ध्यान से, ये सर्कुलर सरफेस है मेरा, और सोलेनोइड की एक्सिस कैसे है? ऐसे। ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। Perpendicular. दिख रहा है? ये ब्लैक वाली क्या है? सोलेनोइड की एक्सिस है, और ये जो सर्कुलर सरफेस है वो मेरा मैंने दिखा रखा है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। अब मेरे को एक बात बता सकते हो? सोलेनोइड की एक्सिस और ये सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा इस सरफेस का? सामने. देखो ध्यान से, ये है ये सरफेस, सर्कुलर सरफेस, तो कहाँ होगा इसका एरिया वेक्टर? इसके परपेंडिकुलर ही होता है। ये परपेंडिकुलर। अगर ऐसे है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे। क्लियर है? Yes. हमेशा सरफेस के कहाँ होता है सर? परपेंडिकुलर। क्लियर है ये बात? तो Yes, sir. यस इसके सर। साथ अभी जैसे मैंने येलो फिगर बना रखी है, इसका मतलब वो ऐसे ही बनाई है जैसे मैंने रखा था अभी। चलो, ये सोलेनोइड के कहाँ है अब? इनसाइड। तो इसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का मतलब है कि सोलेनोइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, किसने सर? सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, उसका कितना अमाउंट किस में से जा रहा है? उस सर्कुलर पोर्शन। सरफेस से। वही उसका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है उसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बता दो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता बी है? डॉट ए। यानी बी ए कोस थीटा। बी का फॉर्मूला क्या होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड
अब ये सरफेस के सोलेनोइड के अंदर है, तो सोलेनोइड के अंदर वाला फील्ड कितना होता है सबको पता है, B इज इक्वल टू, सोलेनोइड के अंदर फील्ड कितना था, हमने एम्पियर सेकेंडल लॉ से भी निकाला था, कितना था? देखो वैसे रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना था? Ni. बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगा लोगे तो भी डराइव हो जाएगा ये तो। अभी दूसरे फॉर्मूले से भी डराइव हो जाएगा, एच के फॉर्मूले से भी डराइव हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। करो, बताओ मुझे सबसे पहले क्या होगा। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भूल चुके हो क्या? एच का फॉर्मूला क्या था सोलेनोइड के लिए? अभी तुमने बताया था जो, पीछे एच का फॉर्मूला निकाल के आए हो ना, अभी तुमने बोला भी है क्वेश्चन Ni. NI। तो तुमको नहीं पता तो इससे ही ड्राइव कर लो। बी का फॉर्मूला एच और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है? बी इज इक्वल टू Mu naught H. म्यू नॉट, एच की वैल्यू पुट करना, क्या आ रहा है फॉर्मूला? Mu naught Ni. तो क्या यही नहीं बोला था मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का? बोलो। Yes. तो इसी से डराइव कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी पता लगेगा ना, जेई के स्टूडेंट हो। या ऐसे ही करके आना है सिर्फ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ये फॉर्मूला लर्न करके जाऊंगा हमेशा। बोलो, ये ऐसे करना है। Derive कर लेंगे। V इज इक्वल टू VR वाला फॉर्मूला करना है कि V तुम्हें पता हो, R तुम्हें पता हो और I निकाल लो, ऐसा चीजें करनी है तो फिर वो बोर्ड में भी हो जाएगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे हम। तो सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट Ni। Ni. तो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल टू क्या पुट कर दो बस? म्यू नॉट Ni। एरिया अब क्या, आप किसका पुट करोगे पहले तो ये बताओ? छोटा सर्कल का। सर्कुलर सरफेस का, जिसके थ्रू पास करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसका एरिया क्या होगा? पाई Pi into और उसका रेडियस तुम्हें गिवन ही है। रेडियस क्या पुट करोगे बताना, आर की वैल्यू? 1 सेंटीमीटर मीटर में वेरी कर गुड, लेंगे। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos 0 होगा। तो अब 90 लिखोगे या 0 लिखोगे? सोचो थोड़ा। सरफेस परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया वेक्टर पैरेलल है। कैसे पता चलेगा सर? वैसे ही पता लगेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है सर? राइट की तरफ है ना अंदर, देखो ध्यान से, यही है ना? Yes right sir. की तरफ। तो जो सोलेनोइड की एक्सिस है उसी पॉइंट पर क्या है, उसी डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे, ऐसे ही है ना, इसी डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कैसे होगा इसका बताना? ऐसे ही नहीं होगा क्या इसके परपेंडिकुलर? बताओ। सेम। Yes sir. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक Parallel फील्ड है। पैरेलल। तो 0 इसको, डिग्री। हाँ, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और इसको याद भी रख लो, इसने सरफेस परपेंडिकुलर बोला है। क्या बोला है बच्चे? सरफेस परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर कैसा है? Parallel. पैरेलल है। समझ में आ रही है बात? सरफेस परपेंडिकुलर का मतलब मेरा ऐसे पड़ा है। अगर किसके एक्सिस, अगर सोलेनोइड की ये है तो सरफेस ऐसे पड़ा है। अगर सरफेस पैरेलल बोलता तो कैसे पड़ा होता? सरफेस ऐसे पड़ा होता, दिख रहा है? ऐसे। अब ये सरफेस क्या है मेरा? कैसा है? एक्सिस के पैरेलल है, Perpendicular. पैरेलल है। अब क्या है सर? परपेंडिकुलर। जब उसको चीर के जा सकूं मैं तो वो क्या है? परपेंडिकुलर। जब बिल्कुल भी कुछ क्रॉस ही ना हो तो क्या है? पैरेलल। भाई वो घड़े वाला, मटके वाला एग्जांपल दिया था ना, बारिश आ रही थी ऊपर से, सबको याद है? Yes प्लस sir. पढ़ाया था तब। तब सब कुछ क्लियर किया था कि एरिया वेक्टर कैसे होता है, सब कुछ बताया था। अभी के लिए फिलहाल यही दिमाग में रखो फिर, कि सरफेस परपेंडिकुलर है इस केस में जैसे, तो एरिया वेक्टर कैसा है? पैरेलल।
अगर मैं बोल देता सरफेस पैरेलल है तो एरिया वेक्टर कैसा होता? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। याद रख लो अगर तुम्हें इमेजिन नहीं हो पा रहा तो। अगर मैं बोल देता सरफेस पैरेलल है तो क्या लिखते बच्चों? एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। इस केस को दिमाग में रख के बोल रहा हूं मैं सिर्फ। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा रिवाइज करना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि सब भूल जाओगे। कुछ भी रिवाइज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ भी रिवाइज नहीं है तुम्हें। चलो, थीटा 0 हो गया तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नोट एन आई पाई आर स्क्वायर। म्यू नोट की वैल्यू तुम्हें पता ही है। एन की जगह क्या पुट करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है? 300/70। पुट करो। म्यू नोट की जगह पुट करोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई एन की जगह क्या लिखोगे? 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये होगी। लेंथ कितनी है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, यानी 70 गुना 10⁻²। और करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर का। पाई तो पता ही है तुम्हें। आर स्क्वायर कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻⁻² का। क्या ये अब सोल्व हो जाएगा क्या फ्लक्स? बताओ, बोलो बोलो Yes, sir. फटाफट। किसी को कोई भी डाउट है? मैंने एक ही फॉर्मूला यूज। हाँ बोलो सरिता। मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है, बी इज इक्वल फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। बी की वैल्यू तुम्हें पता है क्योंकि अंदर सरफेस की बात हो रही है। ए की वैल्यू भी पता चल गई। थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 0 डिग्री। अच्छा, सेकंड केस देखो। यही सर्कुलर सरफेस अब कैसा है? कहाँ है? आउटसाइड है, बाहर। आउटसाइड। बाहर भी 0 सोलेनोइड होता है। कैसे है? आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए का, सेकंड पार्ट आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन अब बी भी कैसा लेना चाहिए? आउटसाइड वाला। और सोलेनोइड कैसा गिवन है? कैसा सोलेनोइड है? आइडियल। आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। 0। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई डाउट है बच्चों? देख लो अच्छे से, बोलो। चलो फिर अब थर्ड, इसका बी पार्ट की बात करते हैं। अब वो कह रहा है अभी भी वो सर्कुलर सरफेस है, लेकिन पहले उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, तो अब कितनी है? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। मतलब वो कैसा है सर अब? बड़ा है। सोलेनोइड से भी बड़ा है। हाँ, सोलेनोइड से भी क्या है? बड़ा है सर। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है? बाकी सब कुछ सेम है, बस इसका रेडियस बड़ा हो गया, दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। तो अब ऐसे पड़ा Yes, मेरा sir. सर्कल, बिल्कुल वैसे ही पड़ा पहले की तरह, बस उसका सर्कल का रेडियस क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब देखो, अभी भी टोटल फ्लक्स निकालना है, तो वो फ्लक्स निकालने के लिए आउटसाइड वाला फ्लक्स भी निकालना पड़ेगा और इनसाइड वाला भी फ्लक्स निकालना पड़ेगा। आउटसाइड इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा 0 वो हो जाएगा। 0 ही रहेगा, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होती है? 0। अब इनसाइड फॉर्मूला वही लगेगा फ्लक्स का। क्या होता है? बी ए कोस थीटा, और थीटा कितना है? 0 0 ही डिग्री। है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से बी ए कोस थीटा, और बी की जगह लिखोगे म्यू नॉट एन आई। ए की जगह क्या लिखोगे? एरिया किसका लोगे? पाई आर स्क्वायर पर आर 3 होगा। पर आर की जगह क्या लिखोगे? अब कितना लिखोगे रेडियस इसका? 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। 3 × 10⁻⁻²। क्लियर है क्या? सिर्फ पहले पार्ट में और इस पार्ट में क्या फर्क था? मेरे को कोई बता सकता है आंसर में? पहले में रेडियस छोटा था। बस, पहले में रेडियस 1 था, अब में रेडियस क्या है? 3 है। और कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम लगा बच्चों। देख लो एक बार, दोबारा देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो। चलें आगे। यस सर। चलो, अब सी पार्ट पढ़ो। अब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन जो उसकी एक्सिस है, किसकी? सोलेनोइड की एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ एरिया के? 60 डिग्री।
60 डिग्री। यानी अब सोलेनोइड की एक्सिस तो यही होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है। तो अगर सोलेनोइड की एक्सिस के साथ मेरा एंगल एरिया वेक्टर का बन रहा है 60 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कितना बन रहा होगा? 60 डिग्री। क्यों सर? जिस डायरेक्शन में सोलेनोइड, जैसे सोलेनोइड की एक्सिस है वैसे ही क्या है मेरी सर? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक्सिस और एरिया वेक्टर के बीच में देखो, एक्सिस और नॉर्मल टू द एरिया का मतलब क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? एरिया वेक्टर। नॉर्मल टू द एरिया कौन होता है सर? हाँ, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर। तो अगर सोलेनोइड की एक्सिस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो सोलेनोइड की एक्सिस तो यही तो है, रेड वाली, और मैग्नेटिक फील्ड भी यही नहीं है, व्हाइट वाला, सेम डायरेक्शन। यस सर। तो अगर सोलेनोइड की एक्सिस, मैं लिख रहा हूं टी पार्ट में, सोलेनोइड की एक्सिस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। यानी थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब फॉर्मूला वही लगेगा सर, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए cos 60 डिग्री। अभी भी अंदर के बारे में 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, लेकिन मैं आउटसाइड को फिर से काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि आउटसाइड के लिए तो क्या होएगा? जीरो। इनसाइड के लिए क्या होगा सर? म्यू नॉट बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई। ए की जगह अब क्या लिखूंगा? पाई। आर की जगह क्या लिखूं? अब देखो इसमें बता रखे क्या रेडियस कितना है? नहीं, सिर्फ ये बता रहा है 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो मैं अभी आर की जगह सिर्फ क्या लिख दूं? आर ही लिखूं। और थीटा की जगह क्या लिखूं? cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया सर? म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वेयर बाय 2। अगर ये इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होता पिछले वाले की तरह, 2 सेंटीमीटर से तो बड़ा 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना? हो सकता है या नहीं? बोलो। हो सकता है। तो अगर पिछले वाला ही केस होता, तो पिछले वाले केस में और इसमें कितना अंतर आता? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका क्या हो गया मेरा आंसर? रेडियस हाफ हो गया। देखो पिछले वाले केस में आंसर आया था म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, अब क्या आ रहा है? म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर बाय 2। हाफ। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। तो हाफ क्यों हुआ? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ एंगल? cos 60 हो गया। 60। और इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर मैं तुम समझो तो एक बार लास्ट पार्ट और करो इसका। लास्ट में देखो क्या है, बी पार्ट खुद बताओ क्या बोल रहा है वो। एरिया जो है वो क्या है? एक्सिस के पैरेलल। एक्सिस यानी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एरिया वेक्टर अब सोलेनोइड के कैसा है? ध्यान से देखो। अब एरिया यानी सरफेस पैरेलल है, नॉर्मल टू द एरिया तो नहीं बोला उसने पैरेलल है। अगर नॉर्मल टू द एरिया बोलता तो एरिया वेक्टर, लेकिन अगर एरिया बोल रहे हैं तो सरफेस पैरेलल है। और सरफेस पैरेलल है, पढ़ो ऊपर लिखा हुआ मैंने, सरफेस पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर। और थीटा क्या हो जाएगा? यानी 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो लास्ट पार्ट में लिख देता हूँ वापस से, लास्ट पार्ट डी पार्ट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? समझ जाओगे क्या? Yes, sir. ए के दोनों पार्ट हो गए, बी का बी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट भी हो गया। अब ये कराया क्यों है तुम देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यही समझ गए तो आखिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, अब जो आगे वाला सब समझ जाओगे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से कर लिया। एक बात बताओ, सी पार्ट में और डी पार्ट में, सिर्फ सी पार्ट में और बी पार्ट में क्या फर्क है? देखो ध्यान से, किस चीज का फर्क है? अगर ध्यान से देखो बी और सी में, किस पार्ट में पूछ रहे हो? बी और सी में रेडियस और एंगल का। रेडियस तो चलो चलता रहेगा, मेन पार्ट किसका है? एंगल का। एंगल का। चलो रेडियस भी मान लो, पहले हम मान लेते हैं चलो रेडियस दोनों का सेम होता, तब भी दोनों का आंसर सेम आता क्या? क्योंकि क्या चेंज है? एंगल चेंज होने के कारण क्या चेंज हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या? लाइन, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग क्या हो गई?
चेंज हो गई। पहले नंबर ऑफ लाइंस जितनी थी उससे अब कम हो गई, अब ज्यादा हो गई। देखना बी पार्ट से और सी पार्ट में। सी बी पार्ट में कम हो गई। सी पार्ट कम में हो गई। ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी या बी पार्ट में? बी पार्ट में। बी पार्ट में। और सी पार्ट में बी का क्या जाएंगी? हाफ हो जाएगी सर। बिल्कुल क्लियर है ना? और एंगल और चेंज कर Yes. दिया मैंने। डी पार्ट में देखो एंगल 90 कर दिया, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। जीरो। क्लियर है क्या सबको? तो मैं सबसे जब पहले एंगल बढ़ाएंगे मैंने तो फ्लक्स कम एरिया, होगा। मैंने किसका चेंज किया? थीटा को चेंज किया, तो क्या चेंज हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। अब दूसरी बात देखो, बी और सी में मैं कहता हूं थीटा दोनों में 0 ले लो, अभी भी आंसर सेम आएगा क्या? नो सर। नहीं। अब क्या चेंज है दोनों में? रेडियस। रेडियस। मतलब दोनों का क्या चेंज हो गया? एरिया। एरिया चेंज हो गया ना, पाई आर स्क्वायर चेंज हो गया दोनों की हाँ वैल्यू। जी। तो अगर एरिया भी चेंज हो गया तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। चेंज हो रहा है। तो किस में नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा जाएंगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? बता सकते हो? अगर दोनों का थीटा 0 है तो बता सकते हो बी में ज्यादा आ जाएंगी या सी में ज्यादा जाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड? सर रेडियस कितना होगा सी का? रेडियस बी का है 3 और सी का मान लो 4। तो 4 वाला ज्यादा होगा। 4 वाला ज्यादा। सर जिसका एरिया ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा। तो ज्यादा। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कब कब चेंज हो रहा है। एक तो मैंने क्या चेंज किया पहले? थीटा। क्या चेंज हुआ? थीटा चेंज करना था। थीटा चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अभी दूसरी बार मैं थीटा सेम रख दिया तो क्या चेंज किया? एरिया। रेडियस। एरिया। और इसके अलावा भी चेंज हो पा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कभी? कोई और तरीका तुम बताओ। थीटा ए बी चेंज कर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड सही चेंज बोल। कर दो। बी की वैल्यू अगर चेंज कर देता किसी में भी मैग्नेटिक फील्ड की, तब भी फ्लक्स क्या हो जाता? चेंज। तो फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, और तीसरी चीज क्या है? एंगल। एंगल पर, थीटा पर। क्लियर है क्या सबको? ये तीनों चीज बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में सारा काम इन्हीं का है, सारा काम बी का, ए का और थीटा का। तो यहाँ पर आज थोड़ा हमने बेस लाइन तैयार कर ली। कौन कौन सी चीज को चेंज कर रहा हूँ सर? बी, ए और थीटा। चलो अब ये सेम क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन आज हमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि तुम फ्लक्स के बारे में तुम्हें आइडिया नहीं था। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आना। बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम। इनसाइड के लिए वो क्या कह रहे हैं सर? लॉन्ग सोलेनोइड है। कैसा सोलेनोइड है? लॉन्ग सोलेनोइड है। करंट उसमें दे रखा है, टोटल नंबर सब कुछ सेम है। सर्कुलर सरफेस को उसी के लिए फ्लक्स निकालना है। अब सर्कुलर सरफेस कहाँ है? सोलेनोइड के अंदर है। तुम्हें पता है सोलेनोइड के अंदर सर्कुलर सरफेस है, ऐसा कुछ होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तुमको निकालनी है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0। सरफेस परपेंडिकुलर है मतलब एरिया कैसा है उसके? पैरेलल। पैरेलल है। पैरेलल है। सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया पैरेलल है, तो वही सब कोस 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू बी ए। बी तुम्हें पता है इनसाइड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। एन आई। एरिया सर्कुलर सरफेस का पाई पाई आर आर स्क्वायर। से निकाल लोगे, फाई आ जाएगा। क्लियर है क्या? सेम। यस। दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अब सर्कुलर सरफेस कहाँ है? सोलेनोइड के एंड में। एंड ऑफ सोलेनोइड। एंड में। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। हाफ हो जाता है बी के अंदर। हाँ वेरी गुड। बी ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सब कुछ सेम। एरिया भी पाई आर स्क्वायर। बस बी की जगह क्या लिख दूंगा? म्यू नॉट एन आई की जगह म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्यों सर? ये चीज हमने पिछली बार तो नहीं करी थी, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज हमेशा याद रखना। सोलेनोइड के एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है बच्चे? उसका हाफ। सॉरी क्या हो जाता है? उसका हाफ हो जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब किसी के अंदर मचल रहे होंगे कीड़े की सर हाफ कैसा हो जाता है, ये तो आपने बताया नहीं। ये डेरिवेशन का पार्ट है बच्चे,
है ना। अगर तुम्हें करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम डिराइव कर सकते हैं इसका। याद है क्या, हमने सोलेनोइड जब डिराइव किया था तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से किया था। कहां से किया था? एम्पियर एम्पियर सर्किटल। सर्किट। हमने बायोट सर्वट लॉ से नहीं किया था। अगर बायोट सर्वट लॉ से करते तो हमारा इसका आंसर भी आ जाता। जिसको समझना है उसके लिए मैंने ये लिख रखा है, ये देखो, ये दे रखा है क्या, दिख रहा है? ये बायोट सर्वट लॉ से करते तो हम ये आंसर आता। दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ जी, यस। तो अगर ये Yes. सोलेनोइड वाला ये जो पॉइंट है, ये अल्फा और बीटा क्या है सर? दो एंड से पॉइंट बन रहे हैं। कहां से? पी पॉइंट का एंड से। लेकिन अगर यही पी पॉइंट मेरा यहां ना होके क्या होता, अभी तो पी पॉइंट बीच में कहीं है ना, अगर पी पॉइंट कहां लाई करता, उसके एंड पे, दिख रहा है? तब ये अल्फा की यस वैल्यू बता सकता है मेरे को कितनी होती? Yes, sir. अल्फा की वैल्यू ऊपर वाले पॉइंट से कितनी होती? अरे भाई, हम ऐसा करते थे ना, एक याद है तुम्हें, एक वायर लेते थे, ये एंगल लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ते थे ना ऐसे। ये φ1 था, यस ये φ2 था, याद है सबको? तो हम कहते थे जब वायर इनफाइनाइट है तो φ1 इज इक्वल टू φ2 कितना होता था? 90 डिग्री। 90। यही वायर इनफाइनाइट तो होती, लेकिन पी पॉइंट कहाँ लाई करता बच्चे? इसके यहां पर। अब क्या होता सर? तो एक एंगल 0 हो जाता। φ1 की वैल्यू मान लेते, अगर यहाँ φ2 की वैल्यू जो नीचे वाला लिया था वो क्या हो जाता? 0। और φ1 अभी भी क्या रहता? 90। 90, क्योंकि अब पी पॉइंट इसके पास में। अगर पी पॉइंट इसके पास में होता तो φ2 की वैल्यू, φ1 की वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती, दूसरे की क्या हो जाती? 90। याद है ना सबको, ये पॉइंट किया था हमने। Yes, sir. वही इसमें है। अगर एक पॉइंट उसके एंड पे रह जाए तो अल्फा या बीटा में से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। 0। अगर इनफाइनाइट सोलेनोइड है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। 90। तो अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करूंगा तो बी की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो यही तो होता है सोलेनोइड का एंड पर। तो ये यहां से, हाँ उत्कर्ष बोलो। चलो ठीक है, क्लियर है। ये था एंड पॉइंट पर म्यू नॉट के, इसीलिए हमने यहाँ पर, तो पहले वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फर्क है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगी, इसमें क्या होगी सर? म्यू नॉट एन आई बाय 2। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि हमेशा एन सोलेनोइड के एंड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके अंदर जो आंसर देंगे वो आंसर म्यू नॉट एन आई से भी आया हुआ होगा। तो हमने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, हमने कौन से वाला सिलेक्ट करना है? जब हमारा आंसर किससे आया हो? म्यू नॉट एन आई बाय 2 वाले फॉर्मूले से। तो याद रखना सोलेनोइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्लियर है सबको? यस sir. सर। इसके बाद का जो हमारा पार्ट होता है शुरू, बच्चे देख भी लेना। तो फैराडे लॉ दिख रहा है सबको? बस यही थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के फिर Yes. जाते हैं छुट्टी। उसके बाद देखो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर एक कोयल दिख रही है तुम्हें, या इसको सोलेनोइड टाइप कोयल मान लो, दिख रहा है? इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है। Yes, sir. सिर्फ क्या अटैच है सर? गैल्वेनोमीटर। सिर्फ गैल्वेनोमीटर। और साथ में ये क्या दिख रहा है तुम्हें? मैग्नेट बार बार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं मैग्नेट को पास जा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, कोई बता सकेगा? करंट आ रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हो हाँ, रही है। गैल्वेनोमीटर में देखना डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। यस और सिर्फ पहली वाली कोयल में नहीं, एक के पास मैग्नेट आ रहा है और एक से दूर भी जा रहा है मैग्नेट। उस जिससे दूर जा रहा है उसके अंदर भी क्या हो रही है सर? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन दोनों डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर तुम देखो तो। Yes, sir. तो ये क्या हो रहा है, कोई बता पाएगा? करंट इंड्यूस हो रहा है मैग्नेट चलाने से। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ही फैराडे ने किया था। फैराडे ने क्या किया, इसकी ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हें बताऊं अगर तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे थे भाई? मैग्नेट को क्या किया सर?
रेस्ट मैग्नेट कोयल को रेस्ट पे रखा और किसको लेके गए? मैग्नेट। मैग्नेट को मूव किया। कोयल कैसी है? रेस्ट पे। तो क्या हुआ सर? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी। अच्छा, ऐसे ही सर कोयल को क्या करा हमने? मूव किया। मैग्नेट को क्या रखा? रेस्ट पे। तब भी कोयल ने क्या किया? गैल्वेनोमीटर ने क्या की? डिफ्लेक्शन। दोनों को मूव किया, लेकिन उनके बीच में नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब समझ रहे हो? यस सर। तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं शो की। अगर उनके पास रिलेटिव मोशन होता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है तो कहता हूं उसको क्या है? रिलेटिव मोशन, वरना रिलेटिव मोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहा हूं बच्चे ट्रेन में हूं और कोई बच्चा ट्रेन पे जा रहा है आगे की तरफ, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा? बताओ। चल रहा है। चल रहा है। अगर मैं और वो बच्चा दोनों ही कहा है ऐसे ट्रेन के अंदर, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या वो बच्चा चल रहा होगा? नो सर। अब रिलेटिव मोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा कैसे चल रहा है सर? ऊपर की तरफ चल रहा है और कितने 200 मीटर पर सेकंड, ऐसा समझ लो। ज्यादा ही हो गया, 100 मीटर पर सेकंड, ये भी ज्यादा हो गया है ना। सपोज करो 90 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और मैं रेस्ट पर हूं। मैं कैसा हूं? रेस्ट पर। तो क्या हमारे बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं है? यस सर है। वो आगे चल रहा है। अगर ये भी 90 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है और मैं भी क्या चल रहा हूँ? 90 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा हूँ, तो अब क्या रिलेटिव मोशन नहीं है? है कोई रिलेटिव मोशन। नहीं है। अगर ये आगे चल रहा है सर 90 मीटर पर सेकंड से और मैं चल रहा हूँ 60 मीटर पर सेकंड से, क्या रिलेटिव मोशन है? Yes, sir. हाँ जी सर है। यस। रिलेटिव मोशन क्या है सर? रिलेटिव मोशन है। इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, इसमें रिलेटिव मोशन है। क्लियर है क्या? बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ही हमने किसके बारे में बात की है? कोयल और मैग्नेट के बीच में। अगर कोयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो ही गैल्वेनोमीटर ने क्या शो करी बच्चे? डिफ्लेक्शन शो की है, वरना डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। समझ में आ रहा है? तो यही हुआ। तो Yes. अब इसका मतलब जानने में ढूंढते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, सिर्फ तभी क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है, वरना इंड्यूस नहीं हो रहा करंट। तो वो कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने क्या किया? इसके अंदर करंट को इंड्यूस किया। उन्होंने पहले मान लिया हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था, हाँ है, जब यहाँ आ जाएगा तब भी है, यहाँ आ जाएगा तब भी है। जब उन्होंने ना यहाँ पर छोड़ दिया रख के आराम से, उसके बाद देखा तो करंट इंड्यूस होना क्या हो गया सर? बंद हो गया। तो वो कह रहे क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उस टाइम पे मैग्नेट के पास? हाँ पर चल नहीं रहा था। हाँ सर, हाँ ना सर। अच्छा, बाद में जोड़ देंगे बात। तो सर अभी तो मैग्नेट कैसा है सर? रेस्ट पर है। यहां पर आने के बाद जब रोक दिया तब करंट इंड्यूस नहीं हुआ। जब तक मैग्नेट चल रहा था तब तक तो करंट क्या हो रहा था? इंड्यूस हो रहा था सर। ऐसा ही इसके साथ हुआ। अगर सिर्फ पास नहीं, अगर मैं दूर इससे तो क्या लेके जा रहा हूँ सर मैग्नेट को? इस वाली कोयल से दूर। तो जब दूर जा रहा था तब तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद छोड़ दिया दूर जाना, सिर्फ ऐसे का ऐसा रहा, तब क्या हो गया सर? वापिस से करंट इंड्यूस होना बंद हो गया सर। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है सर? वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो हो रहा होगा ये सब, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी है ना जब ये इसको यहाँ पर पड़ा रहा है, ना पास जा रहा है ना दूर जा रहा है। जब इसके पास रहकर छोड़ दिया मैग्नेट को ऐसे, अभी भी क्या निकल रहा है सर इसमें से? मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके अराउंड, सॉरी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये करंट इंड्यूस हुआ है तो हर वक्त होना चाहिए था, लेकिन हर वक्त तो नहीं हो रहा। तो यहां से हमें पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की बात। अब तुम अपने कंसेप्ट को लगा के देखो, जहां जहां पर जब जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है?
चेंज हो रहा है तब तक गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है सर? डिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जब मैग्नेट पास आ रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कोयल के पास, कोयल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब दूर जा रहा है तब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कोयल से कम हो रहा है। कम हो रहा है। चाहे कम हो रहा है चाहे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज तो हो रहा है ना। सोचो थोड़ा भाई, पहले मैग्नेटिक यस फील्ड सर। यहां से समझो, ये दिख रही है सबको? देखो मैग्नेट से क्या निकल रही है सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी कोयल के पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कोयल में से पास हो रही हैं? बताओ, कोयल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं अभी? सर एक भी नहीं हो रही है, बाहर एक ही भी नहीं हो रही। पहले कितनी हो रही है? 0 0। अब देखो हो रही है ना पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज कर लो 9 हो रही है। तो अब 0 से 9 जब ये हो रहा था, जब 0 से 9 हो रहा था, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई है या नहीं हुई? 0 से क्या हो गई? 9 हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई है या नहीं हुई? हुई। हुई है सर। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो क्या इंड्यूस होगा? ऐसी। करंट। अब देखो अब कितनी पास हो रही है सर शुरू में? अभी देखो जो अब सिचुएशन है, कितनी पास हो रही है अभी? 9। अब मैं मैग्नेट को दूर ले जाता हूं, अब कितनी पास हो रही है सर? 0 0। चाहे 9 से 0 हो, अभी भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो करंट अभी भी क्या होगा सर? इंड्यूस। इंड्यूस। लेकिन अब सर देखो, पर क्या दोनों मामलों में सेम ही करंट इंड्यूस होगा? वो तो देखना पड़ेगा। वो उसके लिए वो कितना करंट इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है कितना फ्लक्स चेंज। अभी बता रहा हूं, वो हम कल बात करेंगे। यही फैराडे के सेकंड लॉ ने ये फैराडे के फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। E इज इक्वल टू d∅dt ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो कल की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अब देखो अब तो नहीं हो रहा, अब देखना यहां पर होगा। लेकिन अब मैं छोड़ दूं यहीं पर मैग्नेट को, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही हैं सर? 9। और थोड़ी देर बाद भी कितनी होंगी अगर मैग्नेट यहीं पड़ा रहे तो? नो 9। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है लाइंस का? नहीं होगा। तो करंट इंड्यूस होगा? नो। नहीं नो होगा। तो जब तक देयर इज अ रिलेटिव मोशन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है ये कौन बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूं, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तब तब क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट। और यही बात किसने बताई सर? फैराडे ने। फैराडे ने। क्या बोला कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, तब तक करंट क्या होगा सर? इंड्यूस। क्लियर है? और उसी लॉ ने ये भी बताया था कि कितना इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे अभी केशव पूछ रहे हैं ना कितना इंड्यूस होगा, वो हमें तब पता लगेगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज निकालेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किस किस से होता है मैंने तुम्हें आज बता दिया, बी से, ए से, और तीसरा एक और फैक्टर था उसका थीटा। थीटा। ठीक है बच्चे, अब ज्यादा बच्चे कम हो गए हैं क्योंकि लास्ट आज थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया हमने, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। फैराडे के लॉ कैसे करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी थे हमारे। कल हमारा सिर्फ क्वेश्चंस होंगे आज के लिए हमारे, क्योंकि प्रीवियस का होमवर्क क्वेश्चन भी बचे हुए थे ना, तो वो किया था हमने अभी। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो वो बताओ मुझे, या कोई होमवर्क कुछ भी रह गया हो। नहीं है तो बच्चे जा सकते। क्या कह रहे हो? उस जमाने में जा सकते हो बच्चे? हाँ हाँ, सबको उस टाइम में फैराडे बहुत फेमस साइंटिस्ट थे बच्चे। और फैराडे क्या काम करते थे? बुक बाइंडिंग का। सर शायद बुक बाइंड करते करते पढ़ भी नहीं होनी किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। स्टोरी पढ़ना अच्छी स्टोरी है, और ऐसा पढ़े हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में उनको कोई हरा नहीं सकता था, इतनी अच्छी कैलकुलेशन दिमाग में करते थे वो। फिजिक्स से रिलेटेड जो मैथ्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये उन्होंने बैठे बैठे ही बनाया था, देख लो मैग्नेटिक वाला कंसेप्ट। थ्योरेटिकली सिंपल, कितना इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
कहाँ से तो इनमें इतना दिमाग आ जाता है, पता नहीं लगता। चलो चलो इसके बारे में भाई सर जो पेपर आपके पास आए हैं वो ग्रुप में डाल देना वीडियो में। डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ओके तुम ही डाल देना भाई, जिसके पेपर है ना सारे अपने अपने ग्रुप में डाल देना, पर्सनल वाले ग्रुप में, ठीक है। ओके Yes, बच्चों, sir. बाय बाय। Bye, sir. गुड इसको नाइट रिवाइज सर। करके आना, मैं पहले बोल रहा हूँ कल की क्लास नहीं होगी अगर कोई रिवाइज करके नहीं आया। अगर 40 बच्चे आएंगे तो 40 में से 35 को कम से कम इसको रिवाइज होना चाहिए। 5 मैं एब्सेंट मान रहा हूँ आज। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। जी सर। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट सर, जय श्री राम। जय श्री राम।